नमस्कार दोस्तों, पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान की प्रकृति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो दो तरीके के संविधान आपको दिखेंगे। पहला जो है वो संघात्मक संविधान और दूसरा जो है वो एकात्मक संविधान। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? यह संघात्मक संविधान है या एकात्मक संविधान है? यदि हम संघात्मक संविधान के बारे में चर्चा करें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और एकात्मक संविधान की बात करें तो समस्त शक्तियां जो हैं वो सेंटर में सेंट्रलाइज होती हैं, यूनियन में सेंट्रलाइज होती हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या नहीं, आइए देखा जाए। सबसे पहले देखा जाए कि संघात्मक संविधान के लक्षण क्या है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यदि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया वर्ल्ड में, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था, जो 1787 में ड्राफ्ट किया गया था। 1789 में इसे एडॉप्ट किया गया और 1791 में इसमें फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1791 में फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था। और जो पहला लिखित संविधान था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यदि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रोल मॉडल माना जाता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, यदि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमारा भारत का संविधान जो है वो संघात्मक संविधान होगा, अन्यथा नहीं। तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं? तो उनमें पहला जो है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान होना चाहिए। किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडिपेंडेंस जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ऐसी कोई बॉडी हो जो इंडिपेंडेंट हो और सेंटर और स्टेट, यूनियन और स्टेट्स के बीच में यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इम्पार्शियली, इंडिपेंडेंटली उन्हें रिजॉल्व कर सके। और फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिजिडिटी है, यानी ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो रिजिड होना चाहिए। और रिजिडिटी का अर्थ यहां पे है अमेंडमेंट का प्रोसीजर। इफ द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टफ एंड हार्ड, तो ऐसे जो संविधान है उन्हें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और यदि उनके संशोधन करने की प्रक्रिया यदि आसान है, सरल है, तो वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। यदि ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये माना जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रकृति के बारे में अक्सर ये चर्चा की जाती थी इंडिया के कि यहां का जो संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है। ये डिबेटेबल मैटर था, बट अब नहीं। अब ये वन बाय वन देखा जाए कि हमारा जो संविधान है वो संविधान इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर पाता है या नहीं। ये सारे टेस्ट या पैरामीटर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं,
यदि ये है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वन बाय वन देखिए, आपने देखा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा, और 1949 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया एंड गिव टू आवरसेल्फ। ये और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल्स में, पार्ट्स में और शेड्यूल्स में डिवाइड है। यस और नो? आर्टिकल्स जो है वो 395 है, पार्ट्स जो हैं वो 22 पार्ट्स, यदि टोटल पार्ट्स की बात करें तो 25 है, और शेड्यूल की बात करें तो ओरिजिनली और इनिशियली जब अडॉप्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो 8 थी, लेकिन प्रेजेंट में 12th शेड्यूल। इट मींस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखा हुआ है, इन राइटिंग है, एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डिवाइड है, अनुच्छेदों में बटा हुआ है, पार्ट्स में बटा हुआ है और शेड्यूल्स में बटा है। प्रशिष्टियां है, वहां पे शेड्यूल्स दिए गए हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, यदि टोटल पार्ट्स की बात करें आप तो 25 है। इसमें 4 पार्ट्स अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे। पार्ट कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं इसमें, ये आप देख लें, आपके यहां कभी कभी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो पार्ट्स है वो जोड़ा गया 4A। कौन सा जोड़ा गया? 4A जोड़ा गया। फिर कौन सा जोड़ा गया आपका? 14th A जोड़ा गया आपका। फिर कौन सा जोड़ा गया? 9A। बोलो भैया, 9। आपको रोमन अंक ही लिखना है, 9A एंड 9B। ये 4 पार्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए। टोटल कितने पार्ट्स थे? 22 प्लस 4 इज इक्वल टू 26। एक पार्ट इसमें क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। पार्ट्स कौन सा? पार्ट एक पार्ट इसमें रिपील किया गया। आर्टिकल 238। कौन सा आर्टिकल? 238 जो है वो क्या किया गया है आपका? रिपील किया गया है। और पार्ट 7 है, देख लीजिए आप, कौन सा पार्ट आपका रिपील किया गया है? पार्ट 7। तो टोटल यदि बात करें तो टोटल पार्ट्स में कितने भाग हो गए आपके? 22 प्लस 4 इज इक्वल टू 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। टोटल पार्ट्स जो हैं आपके पास वो 25 है। मिल गया? ये शेड्यूल की बात करें, अच्छा इनका अमेंडमेंट देखिए आप जरा। पहला, यहां पार्ट 4 जो है ए, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपके यहां लाया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा पार्ट 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। इनिशियली आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 10 थी, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी को और जोड़ा गया। अभी रिसेंटली और प्रेजेंट में आपके यहां 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर पार्ट 4A को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ये पार्ट 14A जो है इसमें ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा गया, अधिकरण को जोड़ा गया। ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। 9th A जो है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात की गई है। और 9th V जो है ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल, और जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करें। यहां क्या देख रहे हैं आप? हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन यदि रिटन होगा तो वो फेडरल का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये उसका लक्षण है। और हमारा जो संविधान है वो कैसा है? लिखित संविधान है। जो भी बातें हैं हमने क्या किया है? इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, सारी चीजों को इंसाइन किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिस वन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 14A जोड़ा गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा
ए को जोड़ा गया और 9th बी को 97 और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अभी वर्तमान में यदि फाइनल फिगर की बात करोगे तो टोटल कितने हैं? 22 पार्ट्स है। यदि टोटल नंबर की बात करोगे तो कितने हैं आपके? 25 हैं। शेड्यूल की बात करें तो आपके यहां 8 शेड्यूल जो है, अनुसूचियां जो थी वो ओरिजिनली थी। 9th शेड्यूल को 10th, 11th एंड 12th को क्या किया गया? इनकॉर्पोरेट किया गया आपके यहां। 9th शेड्यूल जो था वो क्या है आपका? 9th शेड्यूल आपने देखा है। 9th शेड्यूल में क्या जोड़ा गया था कि जो भी आपके लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉज हैं वो 9th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो है वो 9th शेड्यूल के बारे में बात कर। 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। बोलो बेटा। जो 10th शेड्यूल था वो एंटी डिफेक्शन लॉज से रिलेटेड था। 10th शेड्यूल इसमें जो ऐड किया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा और किसके द्वारा? दल बदल यदि निरोधक जो कानून लाया गया था वो आपके 10th शेड्यूल में रखा गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में लाया गया और फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया। मैं आपसे कह रहा हूं 9th शेड्यूल जो जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, फिर उसके बाद 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल को जो आपके यहां अमेंड करके इंसर्ट किया गया था शेड्यूल वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में और फिर इसी 10th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था आपका ये 2003 में किया गया। तो 10वीं अनुसूची हो गई और 11th जो शेड्यूल है आपका वो पंचायत के बारे में बात करता और 12th शेड्यूल जो है आपकी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपका 11th शेड्यूल को जोड़ा गया और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपकी 12th शेड्यूल को जोड़ा गया। ये आप क्या देख रहे हैं आपके यहां? मैं लिख दूं इसको। 11th किसके द्वारा आया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा और 12th जो शेड्यूल जोड़ा गया वो कब आया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें लाया गया। शेड्यूल देख लिया आपने, पार्ट्स देख लिया आपने, आर्टिकल्स देख लिया आपने, यानी भारत का जो संविधान है वो कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है? लिखित संविधान है। यहां पे कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट टेस्ट एंड पैरामीटर्स को क्या कर दिया है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने गेन कर लिया है। दूसरा जो है वो कौन सा है आपका? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान ही सर्वोच्च होना चाहिए। अब ये देखा जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है या नहीं है, वेदर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम और नॉट। इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। आर्टिकल 13 जो है इसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है, जहां पे जुडिशियल रिव्यू के पावर को बताया गया। आर्टिकल 13 जब आप देखते हो तो उसमें क्लास 1 एंड क्लास 2 जो है वो बात करता है, किसके लिए बात कर रहा है आपका? आर्टिकल 1 एंड 13 का क्लास 1 एंड क्लास 2 ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है एंड दिस वन इज अ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसका मतलब कहता है कि जो भी हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान लें, यानी संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो चुका है? कमेंस हो चुका है। और ये जो कमेंसमेंट है कहां पे बताया गया है? कमेंसमेंट किस आर्टिकल में बताया गया है? ये 394 में बताया गया है। जनरली लोग इसे छोड़ जाते हैं, कमेंसमेंट यहां पे बताया गया है। यानी 16 आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करेगा, कमेंस करेगा, कब करेगा? 26 ऑफ नवंबर 1949 को रिमेन्स आर्टिकल विल इन्फोर्स कब? 26 ऑफ जनवरी 1950। कहता है कि इसके पहले के जो लॉ हैं, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉज हैं, और इसके बाद के यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उसके बाद के जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के लॉ है, और दोनों के बारे में यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यदि उसका कोई भी प्रोविजन या उसका कोई भी पार्ट यदि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट होगा तो वो इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। इसका मतलब सुप्रीम कौन हुआ? कौन हुआ सुप्रीम? कोई भी लॉ
यदि कंफ्लिक्ट करता है आपके पार्ट थर्ड से, पार्ट थर्ड का मतलब फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू 35, यदि उसके किसी भी प्रोविजन से असंगत हुआ। अब मैं ये बात करूं, ये क्या है आपके जनरल लॉज है। कौन से लॉ है आपके जनरल लॉज वर्सेस क्या हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड, इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स मींस आर्टिकल 12 टू 35। यदि यहां इससे इनकंसिस्टेंट हो गया, उसके विवाद में आ गया, कंफ्लिक्ट में आ गया, तो ऐसी स्थिति में कौन प्रिवेल करेगा, दिस प्रोविजन विल प्रिवेल। इसका मतलब सुप्रीमेसी किसके पास है, सुप्रीमेसी किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। ये बता रहा है कौन, आर्टिकल 13 का क्लास 1। क्लास 2 जरा देखिए, कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट जो है वो लॉ नहीं बनाएगा। स्टेट शैल नॉट मेक, शैल वर्ड यूज हुआ, मैंडेटरी वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब राज्य। और राज्य के बारे में कल मैंने जो आपको वीडियो दी थी, आप वहां देखें, वहां पे बताया है कि यदि मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट जो है ये प्रोविंस नहीं है। स्टेट का मतलब यहां पे क्या है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। अगेन स्टेट गवर्नमेंट या आपका स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज है, और क्या है, और अदर अथॉरिटीज है। क्या है बेटा, ये अदर अथॉरिटी स्टेट है या नहीं, वो विल डिसाइड, इट विल डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स। और कौन सी कोर्ट है आपकी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि ऐसी अदर अथॉरिटी स्टेट्स को फॉलो करती है या नहीं करती है। जब मैं आर्टिकल 12 आपको बताऊंगा तो वहां पे ये बताऊंगा। अभी देखिए स्टेट में कौन आ रहा है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट है। पार्लियामेंट क्या है आपकी, स्टेट है। स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट है। लोकल अथॉरिटीज यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज आपकी क्या है, स्टेट है। और अदर अथॉरिटीज क्या है, स्टेट है। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ये क्या नहीं बनाएंगी, कोई लॉ नहीं बनाएंगे। और लॉ का मतलब क्या हो गया यहां पे, लॉ का मतलब एनी ऑर्डिनेंस। वहां पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये कहां पे बात की गई है 13(3)(a। जब आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 13(3)(a स्पष्ट कर रहा है इस बात को कि लॉ मीन्स व्हाट, लॉ मीन्स एनी ऑर्डिनेंस या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो पास किया गया है, और क्या है कोई भी ऐसा बाई लॉज है, या क्या है आपका कोई रूल्स है, या क्या है आपके बोलो भैया, या कोई रेगुलेशन है, या क्या है एनी नोटिफिकेशन, या क्या है एनी कस्टम और यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी ऐसी कस्टम या यूसेजेस जिसमें क्या आ चुका है, विधि का प्रभाव आ चुका है, विधि का प्रभाव आ गया, बल आ गया है। मेरी बात आप समझिए, ये सारे के सारे क्या है, लॉ है। और ये सारे के सारे क्या है आपके, स्टेट है। जब भी मैं आपको बताऊं कहां से लेकर के 12 से लेकर के 51 तक, कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से लेकर के 51 तक जहां भी बात करूंगा, स्टेट का मतलब क्या होगा, यही होगा। ये इसका मतलब क्या है, यदि मैं एफआर की बात करूं और डीपीएसपी की बात करूं, एफआर और डीपीएसपी, एफआर कहां पे है, पार्ट थर्ड में, डीपीएसपी कहां है, पार्ट 4 में। ये कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक। ये कहां से कहां तक है, 36 से लेकर के 51 तक, 36 to 51। इसका मतलब क्या हुआ कि कहता है कि 12 में ये स्टेट है, किस आर्टिकल में बताया गया है, और यही बात कहां बताई गई है, 36 में बताई गई है। तो डीपीएसपी के लिए भी स्टेट वही होगा और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी स्टेट वही होगा। कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, और लॉ का मतलब क्या हो गया, जब भी आपके सामने ये वर्ड्स आता है तुरंत रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ये 8 चीजें आपके पास। क्या आनी चाहिए, लॉ मीन्स एनी ऑर्डिनेंस, लॉ मीन्स एनी ऑर्डर्स, लॉ मीन्स एनी बाई लॉज, लॉ मीन्स एनी रूल्स, लॉ मीन्स एनी रेगुलेशन, लॉ मीन्स एनी नोटिफिकेशन, लॉ मीन्स एनी कस्टम और यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट है। नोटिफिकेशन क्या हो गया, लॉ हो गया। ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट हो चुका है उसके द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पास नहीं किया जा सकता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किससे, भाग 3 से असंगत हो। और यदि वो इनकंसिस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उस सीमा तक, टू दैट एक्सटेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, वाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर हुआ। अब इसका जो एग्जांपल मैं आपको बताऊं,
ये एग्जांपल मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज की भी वीडियो में आप देखिए जरा। अब आपके यहां 66A, ये आपने देखा है, ये आईटी एक्ट है। कौन सा एक्ट है? कब पास हुआ था? 2000 में। कब आया है? 2000 में आया है। 2000 में आया है, इसका मतलब ये कब का है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कैसा है आपका? ये जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया है, 1950 के बाद आया है, यानी 2000 में आया है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसका कौन सा प्रोविजन, सेक्शन कौन सा? 66A। ये किससे इनकंसिस्टेंट हो गया? ये विवाद में आ गया। वर्सेस कौन है यहां पे? वर्सेस किसका? आर्टिकल 19(1)A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से? आर्टिकल 19(1)A। आर्टिकल 19(1)A क्या है आपका? फंडामेंटल राइट से। क्या है ये? कहां है? पार्ट 3 में है। बोलो बेटा, इससे क्या हो गया? ये इनकंसिस्टेंट हो गया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसे क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्या किया गया? तो कौन प्रिवेल करा? कौन प्रिवेल करा? आईटी एक्ट या आपका कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज हमारे यहां संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। और हमने क्या अडॉप्ट करा है? रूल ऑफ लॉ। कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो में मैंने आपको रूल ऑफ लॉ बताया था। रूल ऑफ लॉ में क्या है? पहली चीज आपसे बताया है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्या है आपका? और हमारे यहां का जो लॉ है वो क्या है? सुप्रीम लॉ कौन है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहां क्या है? सुप्रीम है। बोलो यार, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का एग्जांपल दिया मैंने आपको। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अभी जो एग्जांपल है आप देखिए जरा। मैंने आपको बताया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है बेटा? नवतेज सिंह जौहर। कौन सा? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आईपीसी की धारा कौन सी? 377, ग्रेटिफिकेशन ऑफ अननेचुरल लस्ट, जहां पे एलजीबीटी का कॉन्सेप्ट आया। किस पर आया हुआ है? LGBTQIA एंड सो ऑन। ये इसी पे है आपका। इसे क्या बता दिया गया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्या डिक्लेयर किया है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। जोसेफ साइन की केस आपने देखा है? बोलो, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 497 एडल्ट्री से रिलेटेड, आईपीसी की धारा कौन सी? एडल्ट्री से रिलेटेड लॉ को क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि ये जो सेक्शन था वो किसके विवाद में था, किसके विरोध में था? वर्सेस आ गया। बोलो भैया, किस आर्टिकल के? आर्टिकल 14 के एंड आर्टिकल 21। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। बोलो बेटा, तो हमारे यहां सुप्रीमेसी जो है वो क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? मैं आपको थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट बताऊं आपको थोड़ा सा। जानते केल्सन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स, पिरामिड्स का स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी सोसाइटी में और किसी भी कंट्री में जो नॉर्म्स होते हैं वो अपने राइट्स एंड अथॉरिटीज को कहीं से विड्रॉ करते हैं। ईच एंड एवरी नॉर्म्स विच इज सेट बाय द सोसाइटी और द लेजिस्लेचर will take their authority from any superior norms that is known as the grand norms। उसे क्या बोला जाता है? grand norms बोला जाता है। उन्होंने कहा कि हर समाज का एक grand norms होता है। क्या होता है? एक grand norms होता है। ये है grand norm, GRUND, grand norms। ये जो grand norms है, इन्हीं से बाकी जो norms हैं आपके, वो अपनी अथॉरिटी को क्या करते हैं? गेन करते हैं। इसका मतलब ये लॉ जो है, ये जो नॉर्म्स है, ये किसके कंसोनेंस में होना चाहिए? ग्रैंड नॉर्म्स के कंसोनेंस में होना चाहिए। दिस नॉर्म्स कैन नॉट वायलेट द ग्रैंड नॉर्म्स। ये जो नॉर्म्स है ये किसको वायलेट नहीं कर सकता है? ग्रैंड नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर सकता। ये किसको नहीं कर सकता है? ग्रैंड नॉर्म्स को वायलेट नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हर सोसाइटी में ये जो नॉर्म्स आपके फिक्स हुए हैं वो सारे के सारे अपनी अथॉरिटी कहां से लेंगे? इस ग्रैंड नॉर्म से लेंगे। और ये जो ग्रैंड नॉर्म्स है वो क्या है आपका? सुप्रीम है। क्या है? सुप्रीम है। बोलो बेटा, ये क्या है आपका? सुप्रीम है और इसकी सुप्रीमेसी है। और आपके यहां का जो ग्रैंड नॉर्म्स है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, कोई भी बॉडी, कोई भी इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किससे ऊपर नहीं हो सकता है? संविधान के ऊपर नहीं हो सकता है।
बोलो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है आपका, सुप्रीम है। यानी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिला, क्या मिला, इंडिया का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिला कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीमेसी। द फर्स्ट वन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है आपके इन राइटिंग है, और दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है आपका। एंड थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तीसरा क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये शक्तियों का विभाजन है या वितरण की बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, शक्तियों के वितरण के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब पावर्स जो है, कौन, ये कौन है आपका, यूनियन है। कौन है बेटा, यूनियन। और ये कौन है आपके, स्टेट्स हैं। कौन है, उनकी इकाई है, उनकी यूनिट्स हैं, ये स्टेट्स हैं। इनके और इनके बीच में पावर्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इनके और इनके बीच में पावर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां और यहां के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट। और ऐसी स्थिति में सेंटर जो है वो अपनी स्फीयर में रह करके काम करेगा, अपने जुरिसडिक्शन में रह करके काम करेगा, अपने पावर्स को यूटिलाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा। और स्टेट जो है वह भी क्या करेगा, अपने जुरिसडिक्शन में रहते हुए अपने पावर एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा। इट मींस यूनियन का अपनी ऑटोनॉमी है और स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी है। बोलो भाई, शक्तियां क्या हुई है, बटी हुई है। पावर्स आपके बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन चीजों पर आपका पावर है और इन सब्जेक्ट्स पर यूनियन का पावर है। ये कहां से स्पष्ट होता है, जब आप 7th शेड्यूल देखेंगे। 7th शेड्यूल में आपकी 3 लिस्ट दी गई हैं। 7th शेड्यूल में पहली लिस्ट कौन सी है, यूनियन। दूसरी कौन सी है, लिस्ट 2 जो है आपकी, स्टेट। एंड थर्ड वन इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। क्या है आपका, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, बोलो बेटा 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट। कौन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। इस पर कौन लॉ बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। इस पर लॉ कौन बनाएगा आपका, कॉन्करेंट लिस्ट पर, दोनों बनाएंगे। यदि मैं आपको पार्लियामेंट की बात करूं तो 100 + 152 यानी 152 विषयों पर लॉ कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है। बोलो। और इस पर 61 + 52 इस पर लॉ कौन बना सकता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट्स जो है आपके पास क्या है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। और ये जो बातें हैं आपके यहां, ये जो बातें हैं, ये 1935 के एक्ट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था, वहां पे ही फेडरल सेक्शंस को ले लिया गया था। सब्जेक्ट्स को उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। जो नेशनल इंपॉर्टेंस का था उन्हें कहां रखा गया, यूनियन के पास रखा गया। उस पर लॉ बनाने की अथॉरिटी किसको दी गई, पार्लियामेंट को दिया गया। और जो लोकल इंटरेस्ट और इंपॉर्टेंस के थे उन्हें कहां रखा गया, स्टेट के पास रखा गया। वो स्टेट हो गए आप, बोलो, स्टेट के पास आ गए। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? अब जरा आप देखिए, जब आप आर्टिकल 245 से देखें, कहां से देखोगे बेटा, 245, ठीक है ना। मैं आपको बात करता हूं पार्ट 11। कौन सा है आपका, पार्ट 11 की बात करें। पार्ट 11 में सेंटर और स्टेट रिलेशन की बात कर रहा है। किसके बीच में, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, यानी यूनियन और स्टेट्स का जो रिलेशन है वो कहां पे है, पार्ट 11 में दिया गया। और ये मैं अक्सर याद कराता हूं, यूनियन कहां पे है, 5 में, किस में है, और स्टेट्स जो है वो किस में है, 6 में। 5 और 6 जोड़ दोगे तो इनका और इनका रिलेशन आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, 11 में आपका इनका रिलेशन दिख रहा है आपका। बोलो भैया। तो यहां पे देखिए 245 से लेकर के कहां से कहां तक, 245 से लेकर के 255 तक जो है, 245 to 255 ये लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करता है। सेंटर ऑफ स्टेट्स के, यूनियन और स्टेट्स के जो रिलेशन है, और लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से लेकर के कहां तक है, 255 तक है लेजिस्लेटिव रिलेशन। 256 से लेकर के 263 तक जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। किस रिलेशन के बारे में बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। कहां से कहां तक है आपका, 256 से लेकर के 263 तक है। और 264 से लेकर के
291 तक जो रिलेशन है वो फाइनेंशियल रिलेशन की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? फाइनेंशियल रिलेशन। आप देख रहे हैं कि हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, हमारे यहां लेजिस्लेटिव रिलेशंस और हमारे यहां फाइनेंशियल रिलेशंस, ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, एलोकेटेड है, इज गिवन बाय द योर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पार्ट 11। और कहां से? 245 से लेकर के 291 तक में ये बातें बताई गई हैं आपके यहां। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? जब आप 246 पढ़ोगे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? 246 पढ़ते हो तो 246 में आपका ये बता दिया गया है कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर एक्सक्लूसिवली लॉ बनाने का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास है। और जो स्टेट लिस्ट में है उस पर लॉ कौन बना सकता है? स्टेट बना सकता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है यानी लिस्ट थर्ड में है उस पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट्स बनाएगा लॉ। बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहां सब्जेक्ट्स जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। पावर्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर पावर। आप अपने स्फीयर में रहते हुए इस पर लॉ बना सकते हैं। बोलो, मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं कि आपके यहां जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे डेलीगेशन ऑफ पावर, वहां पे कौन सा पावर है? डेलीगेशन ऑफ पावर है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब दिस इज द पावर, ये आपका पावर है, आपको दे दिया जाए। जो पावर दिया जाए उसी एरिया में और उसी क्षेत्राधिकार में रह करके काम करेंगे। अगेन मैं आपको डेलीगेट करूंगा तब फिर आप आगे काम करोगे। ठीक है? जबकि जबकि यहां पे क्या है? ये आपको दे दिया गया है कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके पावर है और उस पर रहते हुए आपको क्या करना है? फंक्शंस करना है, आपको अपने पावर्स को एक्सरसाइज करना है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो क्या करता है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेल करता है। इज इट क्लियर? बोलो भाई। चलिए, और नेक्स्ट जो है वो क्या है आपकी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या है? अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन राइटिंग में है, हमने क्या किया है? सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सब्जेक्ट्स को एलोकेट किया है। बट सम टाइम देयर इज अ चांस फॉर व्हाट? चांस ये है कि वो डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। किसके किसके बीच में? बोलो बेटा। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं जरा आप देखें, यहां पे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, यूनियन यानी पार्लियामेंट लॉ बना रहा है। इस पर जो है स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगा? आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। कभी कभी इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाते समय ये लेजिस्लेचर जो है या पार्लियामेंट इंक्रोच कर दिया है। क्या कर दिया है? इंक्रोच कर गए हैं। ये कोई एयर टाइट नहीं है कंपार्टमेंट की आप इधर से उधर नहीं जा सकते। ठीक है? बट समटाइम्स सेंटर और स्टेट्स के बीच में या स्टेट और स्टेट्स के बीच में क्या हो सकता है? डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। तो आपके पास ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए जो कि इन मैटर्स को इम्पार्शियली रिजॉल्व कर सके, एडजुडिकेट कर सके। बोलो, तो ऐसी स्थिति में आपकी ये जो जुडिशरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। जुडिशरी इंडिया में जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, अब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए कि क्या हमारे संविधान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजन है या नहीं है। मैं अक्सर बताता हूं कि आर्टिकल जब आप 50 पढ़ोगे, प्रोविजन में दिखा रहा हूं कि कहां पे आपकी जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है। यदि इन सारी चीजों से यदि आपको लगे कि आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेल करेगा, अदरवाइज नहीं। पहला जो है आर्टिकल 50 क्या कहता है कि स्टेट शैल एंडिवर, स्टेट जो है वो एंडिवर करेगा। किस बात को एंडिवर करेगा? कि एग्जीक्यूटिव को किससे सेपरेट करना है? जुडिशरी से। यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से क्या हो? सेपरेट हो, अलग करे। और ये प्रयास कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? स्टेट। और स्टेट कौन है? यहां पे जो वर्ड स्टेट आया है, स्टेट का मतलब आर्टिकल 12। स्टेट का क्या मतलब हुआ? आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 का मतलब क्या? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज ये एंडिवर करेंगी, ये अटेम्प्ट करेंगी, ये प्रयास करेंगी। किस बात के लिए? कि एग्जीक्यूटिव को क्या किया जाए? जुडिशरी से सेपरेट किया जाए। बात समझ पाए? जिससे जुडिशरी क्या हो? इंडिपेंडेंट होकर के, इंपार्शियल होकर के काम करे। पहली बात किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है? आपके आर्टिकल 50 में बात की गई है। बोलो, आपसे कभी भी शॉर्ट नोट्स में, कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेदर द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट और नॉट, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको ये सारे प्रोविजन बताने होंगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। पहला कौन सा है? आर्टिकल 1।
ये सब्सटेंटिएट करता है, उसके इंडिपेंडेंसी को पुष्ट करता है, अफर्म करता है। कैसे? अभी देखिए, आर्टिकल 1 पहला वाला 50 हो गया। दूसरा जो आर्टिकल है वो है 124। 124 में बात करो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात किया गया। अभी रुको, अभी सिर्फ समझो, देखो, फिर उसके बाद बेयर पढ़िएगा, ठीक है? आपको पूरा टाइम है, आप बेयर निकालिए और अध्ययन करिए। पहला आर्टिकल 124 जो है, 124 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करता है। आपको यह पता है कि आपके यहां जो जजेस का अपॉइंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो कोलेजियम के थ्रू होता है। किसके थ्रू किया जाता है? कोलेजियम के थ्रू होता है। और ये जो कोलेजियम है, ये कोलेजियम यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट नहीं है तो कौन होगा इस कोलेजियम में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो कोलेजियम मिलकर के बनेगी वो किससे बनेगी? इनसे मिलकर के बनती है। किससे मिलकर के बन रही है? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये लोग मिलकर के क्या बना रहे हैं? कोलेजियम बनाते हैं। और इसी कोलेजियम के द्वारा ऐसे नेम्स को रिकमेंड किया जा रहा है। क्या किया जाता है? नेम को रिकमेंड किया जाता है। और आपको पता है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है? तो यहां पे एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो क्या है? अपॉइंटमेंट का रोल है। लेकिन इनको जो अपॉइंट करना है वो इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेड नेम्स हैं उन्हीं नामों में से क्या करना है? रिकमेंड करना है। ये एक्स वाई जेड, आपके पास यही 3 ऑप्शन है, ठीक है ना? आपको जो अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है? या तो एक्स को, या तो वाई को, या तो जेड को, ठीक है ना? आप इसे डिनाई कर सकते हो। अगेन कोलेजियम दूसरा नाम रेफर करेगा। बोलो बेटा, दूसरा पैनल गया आपके पास, उनमें से आपको इलेक्ट करना है, अपॉइंट करना है। अभी भी नहीं कर पाए आप तो तीसरा नाम रिकमेंड किया। यहां पे आप देख रहे हो एग्जीक्यूटिव का जो रोल है उस अपॉइंटमेंट में वो क्या है? अपॉइंटमेंट में जो रोल है वो क्या है? यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेड नेम्स बाय द कोलेजियम। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप क्या कर सकते हो? इस बात को डिनाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये नहीं कि आप अपनी कंसर्न से अपने से किसी नाम को रेफर कर दो। कहां से ले आना है? तो ये जो है वो कहां के पार्ट है? वो जुडिशरी के पार्ट है। इसका मतलब जब भी मैं अपना फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा हूं, जुडिशियल एक्ट को कर रहा हूं, तो मेरे माइंड में इस बात का फियर नहीं होगा कि मेरा नाम ऐसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन देने से रिकमेंड नहीं होगा। बोलो, मुझे इस बात की फियर नहीं है। मैं इंपार्शियल होकर के ऐसा डिसीजन दे सकता हूं जिसे मुझे पता है कि यहां पे एग्जीक्यूटिव ऐसे नाम को हटा नहीं सकती। यस आर नो? और जब भी यहां पे कोलेजियम के द्वारा ऐसे नामों को रिकमेंड किया जाता है वो तो रीजन दिया जा रहा है, और इनके द्वारा यदि उसका नाम अपॉइंट नहीं किया गया है तो इन्हें रीजन देना होगा कि व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू अपॉइंट, ठीक है, दिस रिकमेंडेड नेम। तो यहां पे तो रीजन है कि ऐसा क्यों रिकमेंड किया गया है उस नाम को। अभी हाल ही में देखियो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस को क्या किया है? अपॉइंट किया है, जो प्रेसिडेंट थे, और उनके नाम को रिकमेंड किया और विद रीजन दिया है उन्होंने कि भाई इस रीजन से क्या किया जा रहा है, मैंने ऐसा नाम को रिकमेंड करा है। तो आप देख रहे हो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कहां से रिकमेंड हो रहा है? कोलेजियम। और कोलेजियम कहां का पार्ट है? जुडिशरी इटसेल्फ, जुडिशरी का पार्ट है। तो मेरे माइंड में एक पैसे का फियर नहीं है कि बोलो कि आपके खिलाफ यदि मैंने कोई कार्यवाही किया है या कोई काम किया है तो उससे क्या होगा? आप मेरा नाम रिकमेंड नहीं करोगे। ऐसा कोई फियर नहीं मेरे पास। तो 124 इस बात को क्या कर रहा है? सब्सटेंटिएट करता है, उसकी इंडिपेंडेंसी को मजबूत कर रहा है। बोलो बेटा। और फिर आप जरा 124 की बात करें, कौन सी? 124 क्लास 4 की बात करोगे तो 124 क्लास 4 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? 124 क्लास 4 रिमूवल के बारे में बात कर रहा है। और यही बात कहां पे बताई गई है? 217। कहां पे? 217 में बताया गया है, जहां पे इनके हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके रिमूवल के बारे में बात किया गया है। बोलो यार। और जो प्रोसीजर इनके रिमूवल का होगा सेम प्रोसीजर इनका होता है। यही प्रोसीजर सीएजी का भी होता है, कैग का भी होता है, सेम प्रोसीजर होता है। और वो क्या है? वो क्या है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की, किसी भी हाउस की प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी विच इज नॉट लेस देन दैट ऑफ द टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस। बोलो भैया, टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस।
और मान लीजिए कि ये जो मोशन है इनके रिमूवल का, वो कहां लाया जा सकता है, या तो एलएस में ला सकते हो या तो आरएस में ला सकते हो, इन आइदर हाउस, ये दोनों हाउस में से किसी में से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इनके रिमूवल के लिए। मान लीजिए कि आपने कहां से लाया है, एलएस से लाया है, लोकसभा में आपने लाया है, तो इसका जो मेजॉरिटी होगा वो 545 545 डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये इनकी मेजॉरिटी होगी। क्या होगी, 545 है ना भैया, 545 का आधा करोगे +1 करोगे तो यही उसकी मेजॉरिटी होगी। इसका मतलब इतने नंबर से कम नहीं होना चाहिए। किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, ये किससे कम नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर या उससे अधिक हो। किससे कम नहीं होनी चाहिए, ये जो टोटल नंबर्स है, बोलो टोटल जो यहां पे नंबर है डिवाइडेड बाई 2 + 1, और ये वैल्यू देखोगे तो लगभग 274 या 73 के करीब आ रही है, 274 समथिंग। बोलो ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी से। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये वैल्यू आप जरा चेक करके देखिए कि ये रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कितना टफ है और कितना स्ट्रांग है। और यहां से यदि इस मेजॉरिटी से ये पास हुआ है, इस मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो फिर कहां जाएगा, आरएस में। बोलो, और आरएस के द्वारा उसकी पास हो जाने के बाद से क्या किया जाएगा, उसे रिमूव किया जाएगा। और ये कैसे होना चाहिए, सेम सेशन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बेटा, सेम सेशन में होना चाहिए। सेम सेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पे यदि आप बजट सेशन में ले आ रहे हो तो बजट सेशन में ही होगा, रेनी सेशन में है तो रेनी सेशन में ही होगा, विंटर सेशन में है तो विंटर सेशन में ही होगा, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। इट इज अ वेरी टफ प्रोसीजर। किसी भी जज को इस प्रोसीजर से आपको रिमूव करना है तो क्या करना होगा, टफ प्रोसीजर है। मैं ऐसे सपोज कर रहा हूं, मान लीजिए कि 400 सांसद आपके नाम पे वोट कर रहे हैं, आप चाहते हो सारे लोग मिल करके कि किसी जज को रिमूव करना है, ठीक है ना। 400 की बात करूं तो कितना हो जाएगा भैया, 400 का कितना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोग हैं प्रेजेंट और वोट कर दिया है कितने लोगों ने, इसका 2/3, कितना बेटा, 2/3, किससे कम नहीं होना चाहिए, इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। जरा देखिए 400 लोग आए हुए हैं, 400 का 2/3 करिए तो कितना हो जाएगा, लगभग 800 डिवाइडेड बाय 3, 800 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6, बोलो बेटा 2 20, कितना हुआ, लगभग 266 के करीब आ रहा है। कितना आ रहा है, अभी 274 के करीब नहीं पहुंचा। इसका मतलब आपके यहां 400 पार्लियामेंटेरियंस पहुंच रहे हैं, फिर भी वो जज आपका रिमूव नहीं हो पा रहा है। मेरी बात आप सोच पा रहे। इसका मतलब जब तक कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा, जब तक कोई वास्तविक कारण नहीं होगा, किसी पार्टी की whim और सनक पर उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है कि आप उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे दिए हो तो अब आपको रिमूव किया जा सके। वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसीजर, टफ प्रोसीजर है, एक और टफ प्रोसीजर है, लेकिन ये क्या है, आपके हार्ड प्रोसीजर है। बोलो, तो आपने क्या देखा, अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। दूसरा आप क्या देख रहे हो, आपको आसानी से क्या नहीं किया जा पा रहा है, रिमूव भी नहीं किया जा सकता। तो मुझे जब ये क्लियर हो गया कि ना तो तुम मुझे अपॉइंट कर सकते हो और ना ही तुम मुझे क्या कर पाओगे, रिमूव कर पाओगे। बोलो भैया, तो ऐसी स्थिति में हमारी इंपार्शियलिटी जो है वो अफेक्ट होगी, हमारी इंपार्शियलिटी अफेक्ट नहीं होगी। हम इंपार्शियल होकर के कोई भी बात कर सकते हैं, यस और नो। अब अगेन जरा देखिए, मैं 121 की बात करूं, आर्टिकल 121 जो है इस बात को अगेन क्या करता है, सब्सटेंटिएट करता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। हाउ, कहता है 121 में कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है अपने जुडिशियल एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे जुडिशियल एक्ट को परफॉर्म करते समय उनके आचरण के बारे में कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं कर सकोगे आप, उनके कंडक्ट के बारे में, while he was discharging his duty, वो जिस समय अपनी ड्यूटी को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। बात समझ पाए आप, और कैसे जुडिशियली न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो उनके कंडक्ट के बारे में आप कहां बात नहीं कर पाओगे, पार्लियामेंट में नहीं डिस्कशन कर सकते हो। तो मुझे यह भी फियर नहीं है कि मैंने कोई डिसीजन दिया है, आज जो है पार्लियामेंट में उस पर बहस चल रही है। नो, आई डोंट हैव एनी फियर। तो यह भी नहीं हो सकता है। तो ये सब्सटेंटिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगेन 125 आप देखोगे तो 125 जो है वो सैलरी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जिस दिन से हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑनरेबल जज उस पोस्ट को होल्ड करेंगे, उसके बाद से उसमें कोई भी डेट्रीमेंटल डिडक्शन नहीं किया जा सकता, उसे कम ही नहीं कर सकते हो आप। क्या नहीं कर पाओगे आप, तो कम। तो मुझे यह भी फियर नहीं है कि यदि मैंने आपके अगेंस्ट जाकर के, यानी सेंटर या स्टेट्स के अगेंस्ट जाकर के बात कर दी तो हमारी सैलरी ही घटा करके क्या कर दी, ये 0 पे ला देंगे। ऐसा भी नहीं कर पाओगे आप। बोलो यार,
चलिए, और फिर देखिए जरा 129 जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है। इसका मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में दो बातें आती हैं। कितनी बातें हैं? दो बातें हैं। पहली बात जो है आपकी वो क्या है? पहली बात है कि आप उसे पॉलिश कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पॉलिश कर सकते हो, और आपका जो जजमेंट होगा एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुझे ये देखना है कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी क्रिमिनल केसेस को डिस्पोज ऑफ किया गया है, तो आप ये सीसी उठा लीजिए, 1974 की उठा लीजिए, यानी वो सारा का सारा जो जजमेंट है उनका एज अ रिकॉर्ड क्या किया गया है? रखा गया है। और वो प्रेसिडेंट का काम करता है। किसका काम कर रहा है? प्रेसिडेंट का काम करता है। दूसरी बात, यदि आप मेरी कंटेम्प्ट करते हो, यही बात 215 में बताया गया। कहां बताया गया है? 215 में बताया गया। 215, तो 215 जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है, 129 में सुप्रीम कोर्ट को। तो यदि आपने कंटेम्प्ट किया है तो क्या कर सकता है? वो आपको पनिश कर सकता है, ठीक है ना? तो पनिशमेंट का भी राइट है। तो यह भी उसकी इंडिपेंडेंसी को क्या करता है? सब्सटेंटिएट करता है, मजबूत करता है कि नहीं? तो मैंने आपको जो प्रोविजन दिखाया कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इंडिपेंडेंसी है या नहीं है, अभी इन सारे प्रोविजंस को देख करके क्या आप पता लगा रहे? ना तो आप मुझे अपॉइंट कर पा रहे हो, ना तो आप आसानी से मुझे रिमूव कर पा रहे हो, ना ही आप मेरे कंडक्ट के बारे में जो जुडिशियली मैंने किया हुआ है उसके बारे में आप कोई चर्चा या परिचर्चा कर पाओगे, ना ही जो है मेरी सैलरी में कोई डिडक्शन कर सकते हो, ना ही मेरी बातों का अवमान कर सकते हो, ना ही कंडेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? जब इतनी सारी चीजें आपके पास है तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो सकते हो? इंडिपेंडेंट हो सकते हो, इम्पार्शियल हो सकते हो, आपके माइंड में किसी भी तरीके का फियर नहीं होगा। ये सब्सटेंटिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? यानी हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? यस और नो? इन सारे प्रोविजंस को देखने के बाद ये लगता है कि इंडिया की जुडिशरी जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। ना तो ये सेंटर का या यूनियन का ये फेवर कर रहा है और ना ही ये स्टेट्स का फेवर करता है। बोलो बेटा, तो ऐसी स्थिति में इंडिया की जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इंडिया में क्या करता है? प्रिवेल करता है। यस और नो? कर रहा है। तो मैंने आपको पहला जो बताया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। दूसरा मैंने जो प्रोविजन आपको बताया सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। और चौथा मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी आपके यहां प्रिवेल करता है। यस और नो? बोलो। और चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिजिडिटी की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? रिजिडिटी की बात। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह रिजिड है और ना ही यूनाइटेड किंगडम की तरह फ्लेक्सिबल है। ये बात स्पष्ट कर लीजिए आप अपने दिमाग में, ठीक है ना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सोफा टुडे 27th अमेंडमेंट हुआ है। अभी तक कितना हुआ है? 1789 का एक्ट है, 1789 का जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और आज लगभग 235 साल के करीब होने जा रहा है। अभी तक 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं और आपके यहां जो संविधान संशोधन हुआ है 1950 के बाद से 106 हो चुका है। कितना हो चुका है? 106। इसका मतलब क्या है कि हम उतने रिजिड नहीं है जितना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। बट हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो 3 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? बाय द सिंपल मेजॉरिटी, बाय द स्पेशल मेजॉरिटी और बाय द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। जो लेस इंपॉर्टेंट के हैं उन्हें हमने कैसे कर दिया है? सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया। बोलो भैया, उस सदन में जो भी लोग हैं उनके बहुमत से जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके बहुमत से हमने क्या कर दिया? सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर दिया। बोलो बेटा, जो लेस इंपॉर्टेंट है, सामान्य महत्व के हैं। जब मैं आपको बताऊं आर्टिकल 2, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2 में जो अमेंडमेंट है, आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट है, 169A में जो अमेंडमेंट है आपका 169 में है, और 239A, ये जो अमेंडमेंट्स हैं आपके, ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। किस मेजॉरिटी से हो जाएंगे आपके? सिंपल मेजॉरिटी से ये अमेंडमेंट आपके हो जाएंगे। बोलो भैया, यहां पे कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। और जब आप आर्टिकल 4 पढ़ते हो तो आर्टिकल 4 में बताया गया है कि आर्टिकल 2 एंड 3 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट किया जाता है उसे 368 में नहीं माना जाता है। किस में नहीं माना जाएगा? 368 में ये ऐसा अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। बात समझिएगा जरा, 368 में इसे नहीं माना जाएगा। इसका मतलब कि हमारे यहां जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, जो पावर है, वो कहां पे है? आर्टिकल 368 में है। कहां पे है? 368 में जो अमेंडमेंट हो रहा है वो स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है, और दूसरा जो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द
रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट और मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, जो भी आपके रेटिफिकेशन के द्वारा होगा। इसका मतलब जो अति गंभीर और महत्वपूर्ण मामले हैं उनका जो अमेंडमेंट होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी, जो कि कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? उस हाउस के टोटल मेजॉरिटी से, ठीक है ना। और इनसे पास होने के बावजूद उसे क्या होना होगा? रेडिफाई होना होगा, उसका रेडिफिकेशन लेना होगा। कहां से? हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके आधे या उनसे अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही वो चीजें क्या हो सकती हैं? पास हो सकती है। जब आप 368 का प्रोवाइजो पढ़ोगे, थ्रू 368 का क्लास 2 का प्रोवाइजो, और वहां पे बताया गया है कि दीज आर द प्रोविजंस जिसके द्वारा आपका अमेंडमेंट किसके थ्रू हो रहा है? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट और मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, वहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल 55, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, और आर्टिकल 55 जो है वो मैनर्स के बारे में बात करता है कि इलेक्शन जो होगा उसका मैनर क्या होगा। वहां पे सीधे बताया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। क्या है? प्रोपोर्शनल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड के द्वारा किया जाएगा। अब मान लीजिए कि इस मेथड को आप क्या करना चाहते हो? बदलना चाहते हो। मैं पढ़ाऊंगा जब आपको प्रेसिडेंट, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो यदि आप सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड्स को चेंज करना चाहते हो या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आप चेंज करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आर्टिकल 55 में अमेंडमेंट चाहते हैं तो आपको जो अमेंडमेंट करना होगा वो कैसे करना होगा? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। क्या करना होगा आपको? रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। ये टफ प्रोसीजर है, यानी आपके दोनों हाउसेस से उसे क्या होना चाहिए? अपर हाउस है लोअर हाउसेस से आपको उसे पास हो, और पास होने के बाद से वो कहां जाए? आधे से अधिक राज्यों के द्वारा, उसके विधानमंडलों के द्वारा उसका अनुमोदन होगा, तब वो जाकर के पास होगा। ये टफ प्रोसीजर है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके यूके की तरह ना तो फ्लेक्सिबल है, यूएस की तरह ना तो जो है वो रिजिड है। इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बिलोंग करते हैं। ये है तो आपका जो संविधान होगा वो क्या माना जाएगा? फेडरल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बोलो भैया, आप मानने के लिए तैयार हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या नहीं है? लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं, आपके जो संविधानविद हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? वो क्वासी फेडरल है। कैसा है? क्वासी फेडरल है। केसी वेयर जो है उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, जिसमें एकात्मक के लक्षण ज्यादा है। कैसे है? एंड लेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि मैक्सिमाइज जो है वो क्या है आपका? मैक्सिमम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके हैं? यूनिटरी के हैं, जबकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है? आपके फेडरल के हैं। तो उन्होंने इसे क्या कह दिया? अभी वो अच्छे से हमारे संविधान को पढ़े नहीं, मैं आपको बताता हूं और उनकी बातों को खंडित करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मैं आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में लेके चलता हूं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में यह बात बताई गई बाबा साहब के द्वारा। उन्होंने कहा यद्यपि ऑल्दो देयर आर सो मेनी प्रोविजन रिलेटिंग टू द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो एकात्मक संविधान के लक्षण है भारत के संविधान में। इन स्पाइट ऑफ दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। कैसा संविधान है आपका? संघात्मक संविधान है, यद्यपि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो एकात्मकता की ओर ज्यादा है। बात समझ पाए? तो बाबा साहब ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में यह बात स्पष्ट करी थी कि हमारा जो संविधान है वो कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है। कैसा संविधान है? संघात्मक संविधान है। जब आप यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस पढ़ोगे, कौन सी केस है आपके? यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे यह स्पष्ट किया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या किया? स्पष्ट किया।
क्या कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है। और उन्होंने कहा कि स्टेट्स जो है, स्टेट्स यूनियन के सैटेलाइट नहीं है। क्या नहीं है? स्टेट्स आर नॉट द सैटेलाइट ऑफ यूनियन। ये कौन है आपका? यूनियन। ये उसके उपग्रह नहीं है जो इनके प्रकाश से ये प्रकाशित होंगे। इनकी अपनी ऑटोनॉमी है, इनकी अपनी सॉवरेंटी है, इनके अपने पावर्स हैं जिनमें ये रह करके अपना कार्य करते हैं। बोलो बेटा। तो एक्चुअली जो ये क्रिटिसिज्म आया, आइवर जेनिंग्स भी कहते हैं हमारे यहां कि आइवर जेनिंग्स भी इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी जो टेंडेंसी है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। इसका मतलब ये केंद्रीकृत है। कैसा है? केंद्रीकृत है। ठीक है। आइवर जेनिंग्स सेंट्रलाइज टेंडेंसी बता रहे हैं। कैसी वेयर जो है वो इसे क्वासी फेडरल कहते हैं। ठीक है। लेकिन बाबा साहब और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये जो फेडरलिज्म है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गया है। ठीक है। तो देयर इज नो डाउट सो फार। अब कोई भी डाउट नहीं रह गया है कि आपका जो संविधान है वो संघात्मक नहीं है। आपका जो संविधान है वो क्या है? क्या है? फेडरल। एक्चुअली गलती कहां हुई? ये जो क्रिटिसिज्म आया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मैं बात करूं तो हमने जो रोल मॉडल माना वो किसको माना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को माना। किसको माना? रोल मॉडल जो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का था। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैंने बताया था कि 7 आर्टिकल्स हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने हैं? 7 आर्टिकल्स हैं। बोलो बेटा। और आर्टिकल 1 सेक्शन 8 कौन सा? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल? और सेक्शन 8 पढ़ लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा आसानी से। ठीक है ना? कि अब देखिए जरा, ये जो फेडरेशन बना था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये 13 स्टेट्स मिलकर के इन्होंने क्या बनाया था? एक फेडरेशन बनाया, एक यूनियन बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कितने स्टेट्स ने मिलकर के? कितने स्टेट्स मिले थे? और ये जो 13 स्टेट्स थे, इन 13 स्टेट्स ने आपस में एक एग्रीमेंट किया था और मिलकर के उन्होंने क्या बनाया? एक फेडरेशन, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट्स विद इन द स्टेट्स और अमंग द स्टेट्स। ये स्टेट्स के करारों का परिणाम था। और ये जो स्टेट्स थे इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इनकी अपनी सॉवरेंटी थी, इनकी अपनी ऑटोनॉमी थी। ये स्टेट्स जो थे ये सॉवरेन थे। इनके यहां आज भी इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? इनकी अपनी भी क्या है? अपनी सिटीजनशिप है। ये सॉवरेन थे। क्या थे? सॉवरेन। और ये 13 स्टेट, इनिशियली 13 स्टेट्स ने मिलकर के क्या बनाया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके आर्टिकल 1 पढ़ोगे आप, आर्टिकल 1 और सेक्शन 8 में पढ़ोगे तो वहां पर यह बताया गया कि कौन से पावर जो है स्टेट्स ने कॉन्फर करे किसको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो ये पावर कॉन्फर करता है किसको? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो इनिशियली जो है उनके यहां स्टेट्स ने पावर को कॉन्फर करा था। किसने करा था? तो अब जरा देखिए, ये कौन है आपका? यूनियन, यानी यूनाइटेड यूएसए था आपका, और कौन था दूसरी साइड पे? स्टेट्स। बोलो बेटा। यहां पे जो स्टेट्स थे वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर थे। उनके जो पावर्स थे वो क्या थे? अधिक थे, क्योंकि इन्होंने लेस पावर को कॉन्फर किया, ट्रांसफर किया किसके फेवर में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। मेरी बात आप समझ पा रहे? और ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था ये किसका रिजल्ट था? ये एग्रीमेंट का रिजल्ट था। परिणाम किसका था? ये एग्रीमेंट्स का रिजल्ट था। किसके? स्टेट्स के बीच में। बोलो बेटा। और इनिशियली स्टेट्स क्या था वहां पे? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर थे। कैसे थे? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थे। बोलो भैया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब अपना फेडरेशन तैयार किया तो बड़े ही वीक फुटिंग पे था। आप जानते हैं उसकी वजह से स्टेट्स के बीच में और इनके बीच में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। इनिशियली स्टेट्स और यूएसए के बीच में बार्गेनिंग हुई कि ये पावर मेरे पास आना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं ये पावर मैं नहीं देने वाला हूं। देयर वाज अ बार्गेनिंग। तो ऐसा जो फेडरलिज्म तैयार हुआ दैट वाज नोन एज द बार्गेनिंग फेडरलिज्म। उस फेडरलिज्म को क्या कहा गया? बार्गेनिंग फेडरलिज्म।
और जब पावर आ गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास और स्टेट्स के बीच में, तो पावर को लेकर के इनके बीच में क्या शुरू हो गया? कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? तो ऐसा जो फेडरलिज्म था वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहलाया। इनिशियल जो फेडरलिज्म था वो क्या था? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और उसके बीच में पावर आने के बाद से और इनके बीच में क्या होने लगा? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसे क्या कहा गया? आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई किसके बीच में? राज्यों के बीच में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में। तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर को अडॉप्ट करा और डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर को अडॉप्ट करते हुए जो लॉज थे उनका जो इंटरप्रिटेशन किया वो किसके फेवर में किया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेवर में किया। और अमेरिका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आ गया। कहां पे आया? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आया। अब जरा देखिए यहां का जो फेडरलिज्म था, इसके बाद जो फेडरलिज्म आया आपका वो कनाडा का, उसी के पास देखिए कनाडा का जो फेडरलिज्म था, कनाडा का फेडरलिज्म। और इसके पहले आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म। तो ऑस्ट्रेलिया का जो फेडरलिज्म था वहां पे स्टेट्स और यूनियन इनके बीच में जो पावर्स थे वो क्या थे? सेम थे। और वहां पे उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स किसको दिए? यूनियन को। कुछ सब्जेक्ट्स किसको दिए? स्टेट्स को। और कुछ उन्होंने दोनों के लिए रखे, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम लोग अपनी जो कॉन्करेंट लिस्ट लिए है वो कहां से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लेके आए हैं। तो वहां पे सेंटर और स्टेट्स को क्या कर दिया है? सेम फुटिंग पर रखा गया। और जब आप कनाडा के फेडरलिज्म पे जाओगे तो कनाडा के फेडरलिज्म में स्टेट को लेस फुटिंग पे रखा गया, सेंटर को कहां रखा गया? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रखा गया। तो हमने जो अपना फेडरलिज्म अडॉप्ट करा वो कहां से अडॉप्ट करा? कहां से? कनाडा से। भ्रम में ना रहिएगा कि अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है हमने? और हमारे यहां का जो सेंटर है वो कहां है? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। किस फुटिंग पर है? स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। अब आपके फेडरलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आपके फेडरलिज्म का जो क्रिटिसिज्म है वो कल हम आप लोग देखेंगे अगले क्लास में। यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो फिर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वंस अगेन।